पैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 12 करेंगे और इसमें बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस या प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया गया है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ठीक है, टेफ्लॉन जो है आपका ये किसका बहुलक है। तो देखिए क्या क्या है, तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, याद रखिएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए क्या होता है, ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 होगा। ठीक है, ये होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्लवर्ष जो होती है, अम्लवर्ष, ठीक है, अम्लवर्ष से सबसे अधिक होती है। ठीक है, एसिड रेन होता है, एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो वो होती है H2SO4 की। ठीक है, तो लगभग एसिड रेन में H2SO4 की मात्रा लगभग 65% होती है। ठीक है, जबकि HNO3 का लगभग 30% और HCl का लगभग 5% होता है। तो एसिड रेन में क्या क्या रहता है, H2SO4, HNO3 और HCl। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आयोडोकृत लवण में रहता है। ठीक है, जो आयोडाइज्ड नमक होता है या सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, तो पोटासियम आयोडाइड होता है। क्या होता है? पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, क्या होता है? पोटासियम आयोडाइड। याद रखिएगा जो आयोडाइज्ड नमक है उसमें या आयोडोकृत नमक है उसमें पोटासियम आयोडाइड रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है। जब सोडा वाटर की बोतल हम खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एल्किन कहते हैं। देखिए याद रखिएगा एल्केन एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका जो होता है स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बोलिएगा तो CnH2n-2। ठीक है, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 परमाणु द्विबंध द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा, तो क्या उसका सही उत्तर हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है, याद रखिएगा एल्केन का CnH2n+2 से, एल्किन का CnH2n से और एल्काइन का होता है CnH2n-2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये होता है नीला, याद रखिएगा नीला थोथा, तो ये होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कॉपर सल्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट और जिसको हम लोग कहते हैं नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है। ठीक है, तो वेल्डिंग जब होता है तो कौन सी गैसें हम लोग यूज करते हैं, तो वेल्डिंग के समय में कौन सा यूज होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। याद रखिएगा ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ठीक है, तो वेल्डिंग के समय हम लोग क्या यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेरियर अभयारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पेरियर अभयारण्य है कहाँ पे। ठीक है, पेरियर
अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है केरल में, केरल में है। क्या है? पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन निकल गया यहाँ से। दूसरा क्या है कि ये किधर है, कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट पर है। केरल है कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट के सामने ही है, तो ये पश्चिमी घाट पर है। अच्छा ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ तथा हाथी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाथी का तो ऑप्शन है नहीं, तो बाघों के लिए हम लोग इसको जाएंगे, बाघों के लिए है। ठीक है, बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है और इसका स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? ठीक है, तो ओजोन के लिए। ठीक है, ओजोन के कारण क्या होता है कि कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओजोन क्या करता है? ये पैरावैग्निक किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ठीक है, तो देखिए क्या है, नवीकरणीय की बात कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ये तो आप लोग को पता ही है कि जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, या ये भविष्य में क्या कहते हैं इसको? नवीकरणीय ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा ये है, तो ये सौर शक्ति। ठीक है, सोलर एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो देखिए क्या है कि जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर की ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन का समाप्त खतरा। तो ऊर्जा संकट से मतलब तो हम लोग ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो कोयला या तथा पेट्रोल, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य यह है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त का खतरा। ठीक है, कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए बांदीपुर कहाँ पे है? तो कर्नाटक सही है। मानस कहाँ पे? असम। पेरियार अभी बोले केरल में है। और सिमलीपाल कहाँ पे है? तो सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा सिमलीपाल है कहाँ पे? सिमलीपाल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक याद रखिएगा भीतरकनिका। भीतरकनिका भी कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, और ये ऑलिव टर्टल के लिए बहुत ही विख्यात है, ऑलिव टर्टल के लिए। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये देवकीनंदन खत्री हैं। ठीक है, देवकीनंदन खत्री के द्वारा क्या लिखा गया है? चंद्रकांता। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है? तो ये हैं भूतनाथ, कोठरी। ठीक है, देवकीनंदन के द्वारा जो और जो किताब हैं वो हैं खत्री के द्वारा लिखित और सारे किताबें क्या क्या है? तो ये है भूतनाथ, उसके बाद फिर क्या है? कुसुम, कोठरी, ये सब फेमस पुस्तकें हैं किसकी? तो देवकीनंदन खत्री की। अब देखिए क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए ये हम मनाते हैं 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ये हो गया आपका विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, अच्छा 16 सितंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे। ओजोन डे कब मनाते हैं हम लोग? 16 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड पीस डे ये हम लोग कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। और 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल मातृभाषा डे, मतलब मदर डे या मदर टंग लैंग्वेज, मदर टंग। ठीक है, नेक्स्ट मनाते हैं, देखते हैं कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है
लग्जमबर्ग में। कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में। ठीक है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लग्जमबर्ग में है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा कि देखिए मोसाद कहाँ का है? तो ये है इजराइल का। ठीक है, ये जो गुप्तचर और इधर देश लिख देते हैं। ठीक है, तो मोसाद कहाँ का है? तो मोसाद है इजराइल का। मोसाद कहाँ पे है? इजराइल का है। ठीक है, सावाक कहाँ का है? तो सावाक जो है ये है इराक का, सॉरी ये है ईरान का है। ठीक है, तो यही गलत है। सावाक कहाँ का है? ईरान का है, ये ईरान हो जाएगा, राइट। बाकी मुखबरात मिस्र का है, नाचो जापान का है। ठीक है, तो सावाक कहाँ का है? ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का, राइट। मोसाद इजराइल का है। मुखबरात कहाँ का है? तो ये मिस्र का, इजिप्ट। नाचो कहाँ का है? जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शेर है? तो देखिए, तो ये राष्ट्रीय चिन्ह किसका है? नीदरलैंड का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि श्रीलंका के इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं। तो भारत, नीदरलैंड, यूएसए और यूके है, तो इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? नीदरलैंड से। ठीक है, अब सॉरी यार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 43 है। तो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा, प्रेस सेंसरशिप जो लागू हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, और ये लगभग 1799 में किया गया था। 1799 में समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है कि मुंगेर के बरियायत ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ये था बाक्सत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बाक्सत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी संस्थापक माना जाता है? तो कौन है ये? कॉलबर्ट है। किसकी? फ्रांसीसी कंपनी। तो ये फ्रांसीसी कंपनी के कौन थे? कॉलबर्ट। ठीक है, संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में क्या होता है कि भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करता है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1920 में। ठीक है, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ठीक है, तो जो लिपि था ऋग्वेद का वो था ब्राह्मणी। ठीक है, ऋग्वेद से अगर ये कहा जाए कि इसमें कितने सूत्र हैं, तो 1028 सूत्र हैं। ठीक है, और लगभग 10 मंडल हैं। 10 मंडल है, 1028 सूत्र है। ठीक है, और जो इसको पुरोहित थे उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है, इसके जो पुरोहित थे ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री। और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ठीक है, अब देखिए भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, जबकि पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, श्रावस्ती। अच्छा, याद रखिएगा कि सबसे जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है?
ठीक है। तो याद रखिएगा कि अशोक ने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किसमें किया है, तो द्वितीय मुख्य शिलालेख, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म थे और जैन धर्म भी खजुराहो मंदिर में इसका क्या है, संबंधित है, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि खजुराहो मंदिर कहाँ है। देखिए, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी वंश के जो थे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रथम सुल्तान थे जो कि गृह कर लगाया था, ठीक है। और चराई कर भी लगाया गया था, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या लगाया था, गृह कर तथा एक और कर लगाया था जिसको कहते हैं हम लोग चराई कर, पशुओं के लिए चराई कर, 2 कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो ये था बलबन का मकबरा, ठीक है। बलबन का मकबरा क्या था, तो ये शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि एस्किमो कहाँ का खानाबदोश शिकारी है, ठीक है। तो एस्किमो कहाँ पे है, तो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। कहाँ पे है, ग्रीनलैंड, राइट। एस्किमो कहाँ पाया जाता है, तो ये एस्किमो जो खानाबदोश शिकारी है वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, याद रखिएगा जो एस्किमो हैं ये लोग रहते कहाँ पे हैं, तो इग्लू में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, इग्लू में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्किमो कहाँ पे रहते हैं, तो ये बर्फ़ का घर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ठीक है, ये कहाँ पे है, तो देखिए जापान में है। कहाँ पे है, जापान में। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा जो चेन्नई है, ठीक है, जो कि प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। याद रखिएगा प्राचीन बंदरगाह कौन है, चेन्नई है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ पे स्थापित किया गया था ये, तो ये था कानपुर में। कानपुर में जो था ये पहला ऊनी वस्त्र का कारखाना क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, मिल जिसको हम लोग कहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी, तो ये लगभग 1968 में की गई थी। कब की गई थी, 1968 में की गई थी। और रूस के साथ मिलके इसका क्या हुआ था कि स्थापना किया गया था। तो किसने बनाया था इसमें, किसके साथ था, रशिया का, राइट, 1968 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो किसकी बहुलता होती है, तो पोटाश की। किसकी होती है, पोटाश की, ठीक है। जबकि क्या होता है, देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो वह है पोटाश, और किसकी कमी होती है, तो ये होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमरस नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सहायक नदियाँ कृष्णा की नहीं है, ठीक है। कृष्णा की जो नहीं है वो हो जाएगा वर्धा, ठीक है। तो कौन कौन सी है, पंचगंगा, दूसरा है कोयना, और तीसरा है घाट प्रभा। ये तीनों जो है पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा किसकी नदियाँ, किसकी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की है, और वर्धा नहीं है, ठीक है। वर्धा किसकी है, तो याद रखिएगा वर्धा जो है तुंगभद्रा की है, ठीक है। तुंगभद्रा और गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा और गोदावरी की सहायक नदी कौन है, वर्धा है। जबकि कृष्णा की जो है पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किरोशियो का जलधारा
के संबंध में कौन सही है। ठीक है, तो देखिए ये क्यूरोसियो, ठीक है, ये जलधारा का संबंध में क्या है, तो सबसे पहले ये क्यूरोसियो जो है ये तो गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा है, सबसे पहले याद रखिए कि ये गर्म जलधारा है। राइट, नेक्स्ट याद रखना है कि ये कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। लेकिन अगर बात करें क्यूराइल की, ठीक है, एक तो हो गया क्यूरोसियो, एक होता है क्यूराइल। ठीक है, क्यूराइल जलधारा जो है ये गर्म नहीं ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्या है, ठंडी जलधारा है क्यूराइल। और ये है कहाँ पे, तो ये भी है प्रशांत महासागर में ही है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मान के चलिए, मान के नहीं क्या चलना है इसमें, कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा अथवा विघटन किसके द्वारा होता है, तो ये संसद द्वारा होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहता है कि जिस दिन ये बहुमत या तथा उपस्थिति होगी, मतलब उसमें जब जो सदस्य होंगे लगभग 2/3 बहुमत से उसको प्रस्ताव पारित करें, तभी जाके ये विधानसभा की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग कितने सदस्य, 2/3 सदस्य। राइट, याद रखिएगा 2/3 सदस्यों के द्वारा ही किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि 2/3 होना चाहिए, क्या, बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि न्यायालय को न्यायाधीश को हटाना, क्षमा प्रदान करना, आपातकाल की घोषणा करना, अध्यादेश जारी करना। तो देखिए क्षमा प्रदान करना 72 में है, ठीक है, राष्ट्रपति का। आपातकाल की घोषणा है 352, 56, 60। और न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना ये वाला नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये हटाएंगे कौन, तो इसको हटाएंगे केवल सांसद द्वारा। ठीक है, कौन हटा सकते हैं, तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे कब, तो ये सांसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। राइट, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, यह आर्टिकल किसमें निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो ये है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई धर्म ही नहीं है, मतलब भारत में जो भारतीय हैं उनका या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसका मतलब है धर्म निरपेक्ष। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची के संशोधन करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची। राइट, प्रथम अनुसूची के द्वारा ही हम किसी भी भारत या संघ के नए राज्य का अगर सृजन करना चाहते हैं तो प्रथम अनुसूची में उसको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो ये है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता ये तो है मौलिक अधिकार, सामाजिक समानता भी है, अवसर की भी समानता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए इसमें जो है ए में क्या है कि कानून के समक्ष समानता। राइट, तो ये किस में है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ठीक है, अब देखिए
सामाजिक समानता किस में है, तो ये है आर्टिकल 15 में है। ठीक है, अवसर की समानता किस में है, तो ये है 16 में, और आर्थिक समानता नहीं है अभी। ठीक है, शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 जो करता है, क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है, आर्टिकल 51, राइट। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्टिकल 43 क्या करता है। आर्टिकल 43 का क्या काम है, तो ये है, तो देखिए जो भी मजदूर होंगे या कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी होगी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन होगा। आर्टिकल 43 में क्या है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। आर्टिकल 48 क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, क्या कर सकता है आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन व्यवस्था की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो देखिए किसके पास होती है, तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री का चयन तथा नियुक्ति याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का चयन या नियुक्ति किस में है, तो यह है आर्टिकल 75 में है। किस में, आर्टिकल 75 में है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो ये किसके द्वारा हुआ है, तो संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ठीक है, संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। नेक्स्ट है, चलिए अब तो रीजनिंग आ गया, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कोशिका में क्या होता है, तो कहाँ पे होता है ये, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए क्या है कि किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो किस वर्ग को कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, जो ब्रायोफाइटा होगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है उभयचर होता है, जो कि पानी में भी होता है और जमीन में भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो होता है ये उभयचर है। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो यह है सेरेब्रम। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा पार्ट है, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है, लगभग 2/3 सबसे बड़ा, लगभग कितना, 2/3। ठीक है, सेरेब्रम। और वहाँ पे क्या क्या है कि सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता सेरेब्रम में होता है। निम्नलिखित में किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैव रसायन प्रयोगशाला। ठीक है, तो क्या क्या है, देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवर। लीवर मतलब, ठीक है, याद रखिएगा, यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, क्या कहते हैं, लीवर। याद रखिएगा, इसमें फंसना नहीं है, या तो यकृत देगा या तो फिर लीवर देगा। तो जैव रसायन प्रयोगशाला किसको कहेंगे हम लोग, यकृत को कहेंगे या फिर लीवर को कहेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, ये होता है लीवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि इकोसिस्टम में शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में किस स्तर में आता है। ठीक है, तो ये किस स्तर पे आएगा, तो ये उत्पादक वर्ग है। कौन सा है, उत्पादक वर्ग। ठीक है, तो शैवाल जो है ये उत्पादक वर्ग में आता है। अच्छा, याद रखिएगा कि शैवाल, ठीक है, शैवाल का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल का अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, अध्ययन को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, फाइकोलॉजी
लॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, शैवाल का काम कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए आयोडीन बनाने में, आयोडीन के बनाने में, उसके बाद और इसका काम होता है औषधि बनाने में, दवाई ववाई बनाने में हम लोग शैवाल का काम करते हैं। तो याद रखिएगा शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है। और ये किस भाग में आता है या किस स्तर में आता है? तो ये उत्पादक वर्ग में आता है। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग किसको कहते हैं? जो केचुए वाले जो खाद होते हैं या केचुए वाले जो खाद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। ठीक है। या फिर ये जो खाद हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्मी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वसा को पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है। देखिए क्या है कि वसा को पचाने के लिए, किसको? वसा को, जो फैट हमारे शरीर में है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो ये होता है लाइपेज। ठीक है। फैट का क्या होता है? लाइपेज होता है, लाइपेज होता है। और कहाँ से स्रावित होता है ये? तो ये होता है पैंक्रियाज में, पैनक्रियाज में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वसा को पचाने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न से किसके द्वारा स्रावित होता है? ये अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो देखिए क्षय रोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी जो हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो 45 होता है। कितना होता है? 45 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है। तो ये है एसटीएच, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एसीटीएच और एडीएच। ये तीनों जो होता है ये तीनों स्रावित होते हैं कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए कि गुटनबर्ग, थियोडर मैमन, सोल्स एंड जेम्स पकल। ठीक है। तो देखिए क्या है कि गुटनबर्ग क्या किया है? तो ये प्रिंटिंग प्रेस, गुटनबर्ग क्या क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। थियोडर मैमन ये क्या किए हैं? तो लेजर। ठीक है। सोल्स किसका है? तो यह है टाइपराइटर का। और जेम्स पकल क्या है? मशीन गन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जॉन गुटनबर्ग मशीन प्रिंटिंग प्रेस, गुटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस, थियोडर मैमन के द्वारा लेजर, सोल्स के द्वारा टाइपराइटर और जेम्स पकल के द्वारा मशीन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो ये होता है 9/10। ठीक है। अगर ये पानी है और ये एक बर्फ़ का चट्टान है तो इसका लगभग 9/10 भाग नीचे रहता है, एक भाग हम लोग को ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं 9/10 भाग नीचे रहता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा एक फॉर्मूला कि फोर्स इक्वल टू G(m1 × m2/r²). ठीक है। तो देखिए क्या है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच के बल क्या होता है? उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। क्या होता है? उनके द्रव्यमान के, जैसे m1 मास हो गया और मास 2 के समानुपातिक होगा। ठीक है। याद रखिएगा कि इस पे g का जो मान होगा ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। ठीक है। याद रखिएगा g का मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और ये तो याद रखना ही है F = G(m1 × m2/r²). ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। कौन हो जाएगा? कोपरनिकस। ठीक है। तो ये हैं कोपरनिकस थे कहाँ के? तो ये थे पोलैंड के। कहाँ के थे? पोलैंड के थे कोपरनिकस। इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जल के हिमकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा?
ठीक है, तो क्या होगा, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा ये मैथ से, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें V = VI लगा देना, ओम्स लॉ लगा देना और ये बन जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, तो इसका देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ में जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो उसमें सेफ्टी फ्यूज का तार का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि प्रतिरोधक शक्ति पर, चालकता पर, गलन बिंदु पर या सामर्थ्य पर, तो हम लोग क्या करते हैं, गलन बिंदु पर इसको लगाते हैं। कहाँ पे, गलन बिंदु पर। तो क्योंकि जब भी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो वो सर्किट ब्रेक हो जाए और सारे इक्विपमेंट बच जाए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड को वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, एक गतिशील पिंड का वेग आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 गुना मतलब चौथाई क्या होगा, गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो आधा अगर हम कर दिए तो ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो देखिए 1/2 m 1/4 v², और इसका रिलेशन है जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये लगभग काइनेटिक एनर्जी का चौथाई गुना हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो यह है 2030 तक रखा है। भारत सरकार ने मलेरिया को अगर जड़ से हटाना है भारत से, तो वो 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ठीक है, इसे एक चीज़ और याद रखिएगा कि टीबी मुक्त भारत जो हमको बनाना है, तो ये कब तक इसका लक्ष्य है, 2025 तक। टीबी है 2025 तक, और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक भी हटाना है हमको भारत से, तो ये है 2022 तक का लक्ष्य है। ठीक है, और टीबी है 2025, प्लास्टिक है 2022, और 2030 क्या है, तो ये है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग की स्थिति को पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने की घोषणा की गई है। तो 1 जुलाई 2022 से अब प्लास्टिक का पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि किस फार्मूला 1 खिलाड़ी का नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये है लुइस हैमिल्टन। कौन है, लुइस हैमिल्टन। इसको क्या है कि इसको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यह है सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। अब क्या है कि आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24 गुना 7 चालू करने की बात कही है। तो आप बताइए कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका याद रखिएगा, आरटीजीएस का न्यूनतम सीमा कितनी है, तो 2 लाख। 2 लाख का इसका न्यूनतम सीमा है। अब क्या है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्ध अभ्यास अक्टूबर 2022 में किया, तो देखिए नाम से ही पता चलता बोंगो, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर जो था वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 को शांति के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये है मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव। ठीक है, मतलब ए तथा बी दोनों को। ठीक है, अब 143 क्वेश्चन कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये लगभग 5 था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में लगभग क्या कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो 5। फुमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो ये है जापान। फुमियो किशिदा कहाँ की है प्रधानमंत्री, तो जापान के। निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बन गई है, तो यह है फातिमा बानो। ठीक है,
फातिमा बानो जो है ये देश की पहला कुश्ती कोच, जो मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है फातिमा बानो को। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये है हरनाज कौर सिंधु। हरनाज कौर सिंधु 2021 के मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई, FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब क्या है कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP। ठीक है, तो देखिए एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा पे भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है? ठीक है, व्यापक मुद्रा या फिर सुलभ मुद्रा किसको कहेंगे? हम लोग कहेंगे M3 को। M3 को क्या कहेंगे? व्यापक या फिर सुलभ मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST जो वस्तु एवं सेवा कर है, ये वस्तु और सेवा पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन स्लैब लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा 10% जो है ये इसमें नहीं है, जबकि 0, 5, 12 और 28 ये तीनों है। 5, 12, 18 और 28 याद रखिएगा। GST किसमें किसमें लगता है? कितना है? तो 5, 12, 18 और 28, जबकि 10 इसमें नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।